हेलो स्टूडेंट। तो इन दिनों लगातार समाचारों में साइक्लोन मोंथा के बारे में आप सुन रहे हो। तो क्या है ये साइक्लोन मोंथा, भारत के कौन से राज्य से प्रभावित है, और भी साइक्लोन के बारे में उसका नामकरण कैसे होता है, साइक्लोन की कलर कोड वार्निंग सिस्टम क्या है, उन सभी पे बात करने वाले हैं आज हम। तो पहले दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए बच्चा, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर आप देख सकते हो। ये दक्षिण भारत है और इधर बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड अरब सागर होता है, आप जानते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में ये डेवलप हो रहा है, और बंगाल की खाड़ी से ये डेवलप होके आप देखिए भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए, ये देखिए बच्चा, ये पहले जान लेते हैं ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर कि साइक्लोन हजार्ड प्रॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन कौन से, मतलब ये एक मैप है ये जो दर्शाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य चक्रवात से कितने प्रभावित है। तो आप जानते हो, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, और ये भारत के राज्य शुरू हो जाते हैं यहां से। वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहां पे चार आप देख सकते हो, चार कलर कोड दिए गए हैं। वेरी हाईली प्रॉन डिस्ट्रिक्ट, हाईली प्रॉन डिस्ट्रिक्ट, मॉडरेटली प्रॉन, लेस प्रॉन। मतलब क्या है ये? वेरी हाईली प्रॉन का मतलब है बहुत ज्यादा चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना है इसकी। तो यहां देख सकते हैं रेड कलर के अंदर, यहां देखिए बच्चा, ये आंध्र प्रदेश में ये वाला जिला हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश का ये वाला जिला हुआ, उड़ीसा के अंदर जो ये जिले हैं, और उसके बाद वेस्ट बंगाल वाले जो जिले हैं, ये ज्यादा क्या है, वेरी हाईली प्रॉन डिस्ट्रिक्ट्स है। जबकि भारत का अगर पश्चिमी तट देखे तो पश्चिमी तट पर भी चक्रवात आते तो है, लेकिन उतना हाईली प्रॉन नहीं है जितना कि हमारा पूर्वी तट। देखो, वेरी हाईली प्रॉन ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है। चलो, तो ये जब आप अगर मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, तो इस तरह का डायग्राम बना के आप दिखा सकते हो कि भारत का पूर्वी तट बहुत ज्यादा प्रॉन है चक्रवातों के प्रति। हालांकि भारत के पश्चिमी तट पर भी चक्रवात आते हैं। चलिए, तो चक्रवात मोंथा के बारे में हम जानते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में ये डेवलप हुआ, वहां से डेवलप होने के बाद ये आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ा, और बहुत सारे जिले जो आंध्र प्रदेश के, जैसे काकीनाडा है, विशाखापत्तनम है, कोनासीमा, कृष्णा, पश्चिमी गोदावरी, विजयनगरम जिलों में भारी बरसात हुई, और तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वहां पे पवने भी चले। तो निर्माण कैसे हुआ? तो चक्रवात के निर्माण की बच्चा बहुत सारी स्टेज होती है, ओके, और चक्रवात की बहुत सारी कैटेगरी भी होती है। तो कैटेगरी वाइज मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले बनता है आपका डिप्रेशन, एक अवदाब बनता है, फिर डीप डिप्रेशन बनता है, उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। बेसिकली इसमें अलग अलग स्थितियों में, निर्माण के अलग अलग चरण में इनकी गति अलग अलग होती है। जब डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन मतलब निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, तब जो गति होती है, पवन गति उसमें 31 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। जैसे डीप डिप्रेशन बनेगा तो 51 से 62 किलोमीटर, साइक्लोनिक स्टॉर्म में 63 से 88 किलोमीटर, फिर जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा तो स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। तो जब मोंथा ये डेवलप हुआ, तो मोंथा सबसे पहले बच्चा 24 अक्टूबर के आसपास ये दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में डेवलप हुआ। पहले एक डिप्रेशन बना, आपका डिप्रेशन बना जो मैंने यहां पे दिखाया। डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन में डेवलप हुआ, गहरे अवदाब में ये बदल गया। डीप डिप्रेशन के बाद बच्चा ये चक्रवाती तूफान में बदल गया, साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया, और उसके बाद ये गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में मौसम विज्ञानियों का मानना है कि ये पहुंच सकता है, मतलब ये यहां इस स्थिति तक पहुंच सकता है जिसमें पवन गति 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो ये अपने को याद रखना है बच्चा कि कैटेगरी क्या है। डिप्रेशन है, ये भारत मौसम विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कैटेगराइज किया गया है।
तो डिप्रेशन होता है डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ये कह रहे हैं कि ये इस कैटेगरी तक ये पहुंच सकता है यहां तक। ठीक है, तो ये मोन्था के बारे में है। अब मोन्था नाम बड़ा डिफरेंट सा है, आपको लगा होगा ये मोन्था नाम क्या है, कहां से नाम आया। तो बेसिकली चक्रवात के नामकरण का एक सर्टेन प्रोसेस है बच्चा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी चक्रवात आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे आ रहे हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण की एक पूरी पद्धति है जिसमें पूरी दुनिया को अलग अलग क्षेत्रीय समितियों में बांटा गया। फिर उस क्षेत्र में आने वाले देशों के द्वारा अपनी ओर से कुछ नाम सजेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद WMO के पास जाते हैं, फिर वो उसकी कमेटीज वगैरह और फिर वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है कि ये नाम सही है या गलत, और फिर अप्रूव कर दिए जाते हैं उन नामों को। मतलब ये कैसे है, जैसे सपोज करो उत्तरी हिंद महासागर है, उत्तरी हिंद महासागर के अंदर बहुत सारे देश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सारे देश है। तो ये हर देश अपनी ओर से कुछ नाम सजेस्ट करके भेजेगा और इन नाम को सजेस्ट करके उनका देखा जाएगा कोई नाम किसी भी तरीके से खतरनाक नाम तो नहीं है, किसी की तरह कोई डर का माहौल तो पैदा नहीं कर रहा, किसी पर्सनैलिटी के ऊपर तो वो नाम नहीं है, किसी तरह का पॉलिटिकल लिंक तो नहीं हो रहा उस नाम के साथ। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद देखा जाता है ठीक है नाम न्यूट्रल है और कोई डरावना नाम नहीं है, कोई गंभीर नाम नहीं है, तो फिर उसका नामकरण को अप्रूव कर दिया जाता है। तो उत्तरी हिंद महासागर के देशों के लिए पहले से ही बहुत सारे नाम आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं। और जब भी कोई चक्रवात आता है तो पहले सपोज करो इंडिया ने एक कोई लिस्ट भेजी, इंडिया ने 13 नाम भेजे सपोज करो, और फिर बांग्लादेश ने भी 13 नाम भेजे, श्रीलंका ने भी 13 नाम भेजे, म्यांमार, थाईलैंड, इन्होंने भी 13-13 नाम भेज दिए सबने। तो पहले एक नाम इंडिया से ले लिया सपोज करो, फिर अगला नाम बांग्लादेश से ले लिया कोई, फिर नेक्स्ट नेम श्रीलंका ने जो नाम सुझाया था श्रीलंका वाला ले लिया, उसके बाद कोई नाम अगर सपोज करो थाईलैंड ने अपनी ओर से कुछ नाम भेजे थे, फिर थाईलैंड का नाम ले लेंगे। तो ऐसे ही होता है बच्चा ये, ठीक है, पूरी एक व्यवस्था है, एक पूरी पद्धति है। कभी नामकरण पे बात आएगी तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल जो कमेटी होती है उसके द्वारा पूरी एक सूची तैयार की जाती है। तो ये थाईलैंड द्वारा दिया गया था ये नाम मोन्था, ठीक है। तो मोन्था का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सुगंधित फूल या सुंदर फूल है बच्चा, ठीक है। फिर यहां देखो जो अगली लाइन लिखी हुई है कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का मतलब उत्तरी हिंद महासागर में, हर सदस्य देश भविष्य की प्रणालियों के लिए क्रमिक रूप से चक्रवातों के नाम सुझाता है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब ये नाम क्यों देते हैं, नाम इसलिए दिया जाता है ताकि उसको पहचानना आसान हो जाए, ओके, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, बता पाए चक्रवात के बारे में, भ्रम की कोई स्थिति ना हो उस चक्रवात को, उसके नाम को लेके, इसलिए हम इसको नामकरण का ये पूरी पद्धति है बच्चा। अब कोई भी चक्रवात आएगा तो उसके इंपैक्ट क्या होंगे, इंपैक्ट सीधी सी बात है, भारी वर्षा होगी। जैसे भारत मौसम विभाग ने क्या बताया कि 24 घंटे में 21 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो सकती है आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा और आसपास के राज्यों में। तेज हवाएं चल सकती है। जैसे ही लैंडफॉल होगा, लैंडफॉल मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आज की क्लास में। लैंडफॉल क्या होता है बेसिकली बच्चा, चक्रवात बना तो समुद्र में है, जैसे बंगाल की खाड़ी में बना, समुद्र में डेवलप होने के बाद फिर वो आगे बढ़ रहा है स्थलीय भाग की ओर। तो भाई ये मान के चलो यहां डेवलप हुआ, यहां डेवलप होने के बाद आगे की ओर चल रहा है। और जैसे ही वो चक्रवात, उसका जो सेंटर पार्ट है जिसको चक्रवात की आंख बोलते हैं, जैसे ही वो स्थल पे आता है तो उसको हम बोलते हैं लैंडफॉल, यानी कि वो जमीन पे आ गया, क्योंकि था कहां पे, समुद्र पे। तो ये कह रहा है लैंडफॉल जब वो तटीय राज्यों तक पहुंचा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उस समय 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है और इसके काफी मतलब झंझावात जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तूफानी लहरें और कोस्टल एरिया में बाढ़ आ सकती है। समुद्री खतरे बच्चा, बहुत सारे समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में मछुआरे रहते हैं और बहुत सारे लोग जिनकी आजीविका समुद्र पर निर्भर है, उनको बोल दिया गया भाई अगले कुछ दिनों के लिए आप समुद्र में ना जाए। उसके बाद मौसम पे भी व्यापक प्रभाव होगा, बारिश होगी गरज के साथ, छींटे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल जो निकटवर्ती राज्य है उनमें भी इसका प्रभाव देखने को
मिल सकता है। अब महत्व क्या है, देखो ज्योग्राफी इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, प्राकृतिक घटनाओं को सिर्फ आपदा के रूप में नहीं देखता। ज्योग्राफी कहता है कि जब ये आपदाएं आती है तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि ये कोई चक्रवात आया और चक्रवात से और चक्रवात जैसी और भी बहुत सारी आपदाएं होती है, उन आपदाओं को लेके हर देश के द्वारा बहुत सारी तैयारी की जाती है, प्रशासन के द्वारा बहुत सारी तैयारी की जाती है। तो उन तैयारी को जांचने का, उनको परखने का मौका भी मिलता है ऐसी स्थितियों में। तो वही कह रहे हैं कि पहली बात तो 2025 का पहला बड़ा लैंडफॉल चक्रवात है, यानी कि इतना जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, और जब वो लैंडफॉल किया तब उस हिसाब से उतना बड़ा चक्रवात अभी तक नहीं आया था। तो इस लिहाज से मोंथा काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यह घटना हम देखेंगे हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे है, कम्युनिटी प्रिपरेशन कैसी है, कोस्टल एरिया में हमारा बुनियादी ढांचा कैसा होना चाहिए, इस चक्रवात के प्रति हम उसका कितने वल्नरेबल थे, संवेदनशील थे, हमने जो अवसंरचनाएं बनाई थी क्या वो चक्रवात का सामना कर पाई या नहीं कर पाई। उसके बाद हमारे, आप जानते हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, जिला स्तर पे आपदा समितियां होती है। तो वो कितनी दुरुस्त है, कितने अच्छे से काम कर रही है एजेंसीज, या हमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है हमारे पास, क्या हमें अर्धसैनिक बलों की, सेना के समर्थन की भी आवश्यकता है या नहीं है, वो सारी चीजें अपने को पता चलेगी इससे। और उसके बाद कोस्टल इकोनॉमी की बात करें, कोस्टल इकोलॉजी की, वहां की कृषि की, मत्स्य पालन पे इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारा हमें जानने को मिलेगा। तो ये सिग्निफिकेंस है बच्चा। आपदाएं जब आती है तो आपकी तैयारियों की जांच होती है, हमें और क्या बेहतर रणनीतियां बनानी चाहिए, उस पर हम विचार कर पाते हैं। तो ये तो हुआ बच्चा मोंथा की बात। बात सिर्फ मोंथा तक नहीं रखते, थोड़ा आगे भी चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब चक्रवात आता है तो कहते हैं कुछ कलर कोड वार्निंग है, भाई येलो वार्निंग है ना, येलो अलर्ट आ गया, रेड अलर्ट आ गया, क्या मतलब है। तो चक्रवात को लेके हमारे 4 कलर कोड है बच्चा। पहला कलर कोड है ग्रीन, सेकंड है येलो, थर्ड है ऑरेंज, फोर्थ है रेड। तो ग्रीन का अगर वार्निंग आई, इसका मतलब किसी भी तरह का कोई खतरनाक मौसम में उतल पुतल देखने को नहीं मिलेगी। अगर येलो कलर की है तो इसका मतलब है सावधान हो जाइए, और अगर ऑरेंज कलर की है मतलब तैयार हो जाइए, और रेड कलर की है तो इसका मतलब समझिए कि अब आपको स्टेप्स लेने का रिक्वायरमेंट है। तो ये 4 कलर कोड है बच्चा। उसके बाद हमारे जब कोई भी साइक्लोन आता है तो 4 स्टेज वार्निंग है हमारी। 4, देखो 4 तो कलर कोड है और 4 स्टेज वार्निंग सिस्टम है बच्चा हमारा। 4 स्टेज कौन कौन सी है देखो, पहली है प्री साइक्लोनिक वॉच, सेकंड है साइक्लोन अलर्ट, थर्ड है साइक्लोन वार्निंग, और फोर्थ है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। 4 स्टेज है बच्चा। जब चक्रवात आता है तो 4 स्टेज पर हम चेतावनियां जारी करते हैं। पहला स्टेज है प्री साइक्लोनिक वॉच। कोई भी चक्रवात जब डेवलप हो रहा होता है तो पहले चरण की चेतावनी है बच्चा, और ये लगभग 72 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। समझ गए। जैसे अभी मोंथा की बात करें तो जो मोंथा डेवलप हो रहा होगा उससे पहले ही, मतलब उस दौरान 72 घंटे पहले ही ये हमने वार्निंग जारी कर दी थी, जिसमें हम उत्तरी हिंद महासागर में एक चक्रवाती विक्षोभ डेवलप हो रहा है, जैसे अभी हमने देखा था डिप्रेशन है, फिर डीप डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, उसी टाइम पे ये जारी की जाती है ना। तो फिर बता देते हैं ये डेवलप हो रहा है, कितना स्ट्रांग हो सकता है, पवने कितनी तीव्र गति से चल सकता है, कोस्टल एरिया पे इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, ऐसी हम कुछ चेतावनियां जारी करते हैं। नेक्स्ट हो गया, दूसरा स्टेज हुआ साइक्लोन अलर्ट का। ये 48 घंटे पहले जारी की जाती है बच्चा। कोस्टल एरिया पे क्या किस तरह का प्रतिकूल मौसम होना शुरू हुआ उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी मिलती है। ओके, तो पता चलता है पवनों की दिशा क्या होगी, कितनी तीव्र होगा, मौसम कैसा होगा, वो इसमें भविष्यवाणियां की जाती है। थर्ड स्टेज है हमारा साइक्लोन वार्निंग। दिस इज वार्निंग। तो ये तकरीबन 24 घंटे पहले जारी की जाती है बच्चा, और यहीं पर हम ये बोलते हैं कि लैंडफॉल पॉइंट क्या होगा। जैसे हमने बोला मोंथा का लैंडफॉल पॉइंट हमें पता चला आंध्र प्रदेश का फला जिला है,
तो इसमें 24 घंटे पहले हम लैंडफॉल पॉइंट को आइडेंटिफाई कर देते हैं। लैंडफॉल पॉइंट में फिर से बता देता हूं, यह होता है कि समुद्र से जब वो स्थल पे आएगा, डेवलप समुद्र पे हुआ है, स्थल पे रहा है, तो वो आया कहां पे, आंध्र प्रदेश में आया। चलो ओके, और दक्षिणी उड़ीसा को भी उसने प्रभावित किया। चौथा है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, है ना, तकरीबन ये 12 घंटे पहले जारी की जाती है। इसमें एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है, साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है, साइक्लोन वार्निंग डिपार्टमेंट द्वारा समय समय पर इसमें इंफॉर्मेशन पे अपडेट किया जाता है इसमें। तो ये 4 स्टेज हो गई बच्चा, 4 स्टेज है। वार्निंग का 4 कलर कोड है आपके पास, ये सब बता दिया। चक्रवात का नामकरण क्या है, इस पे हमने बात की कि वो कैसे होता है। मोन्था के बारे में हमने जानने की कोशिश की बच्चा। तो उसके बाद जो 4th स्टेज है ये हमारी, तो ये चक्रवात के आने के बाद उसकी गति की संभावित दिशा क्या होगा, आजू बाजू के क्षेत्रों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा जब मोन्था आ रहा है तो हम छत्तीसगढ़ पे, तेलंगाना पे, वेस्ट बंगाल पे क्या इंपैक्ट हो सकता है संभावित, उसकी भी बात कर रहे हैं। देखो आया मोन्था, आंध्र प्रदेश उसको प्रभावित कर रहा है और उड़ीसा को, लेकिन हम आजू बाजू के स्टेट्स जो है, आंध्र प्रदेश से बाजू का स्टेट है तेलंगाना, वहीं उड़ीसा के आजू बाजू में ही है, इन्हीं क्षेत्रों के छत्तीसगढ़ हो गया और फिर उधर वेस्ट बंगाल का हो गया, तो उन सब पे इम्पैक्ट के बारे में भी पता चलता है। तो आज का ये मोन्था वाला टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।